तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों फिजिक्स की जो आज वन शॉट मैराथन क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो दोस्तों मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के जितने भी कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड इंपॉर्टेंट फार्मूलेस है, सब कुछ हम इस वन शॉट मैराथन क्लास में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सबसे पहले कवर करना है मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। देन हम देखेंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ता है। और चार्ज पार्टिकल जब मोशन में है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों के लिए देखेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर करंट एलिमेंट के लिए देखेंगे जिसे हम बायोट सावर्ट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को हम देखने वाले हैं किसी करंट, सर्कुलर करंट लूप के लिए। ठीक है, जैसे मान लो इसके करंट सर्कुलर लूप का सेंटर है हमारे पास में, ये O है, और इसके एक्सिस पर, इस सेंटर के एक्सिस पर मान लो कोई पॉइंट P है यहाँ पर, तो इस करंट सर्कुलर लूप के कारण इस पॉइंट P पर हमें यहाँ पर B जिसे हम किससे मैग्नेटिक फील्ड के लिए डिनोट करते हैं, तो वो यहाँ पर डिराइव करना होगा कि उस पॉइंट P पर हमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। फिर हम पहुँचेंगे दोस्तों एम्पियर सर्किटल लॉ पर, और देन हम इसमें इसकी जो एप्लीकेशंस होते हैं सोलेनॉइड, टोरॉइड, इसको भी देखेंगे। और दोस्तों मान लो कोई दो पैरेलल में यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, दो कंडक्टर वायर है हमारे पास में जिसमें I1 और I2 यहाँ पर टू करंट्स फ्लो हो रहा है पैरेलल में। तो इसमें यहाँ पर जो फोर्स है, यहाँ पर I1 और I2 के कारण जो फोर्स यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, तो वो इसको डेराइव करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स को भी। और टॉर्क को देखेंगे दोस्तों करंट लूप में, और मैग्नेटिक डाइपोल के लिए टॉर्क कितना होता है। और लास्ट में दोस्तों हमें पढ़ना है गैल्वेनोमीटर जो मूविंग कॉइल से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर इंट्रोडक्शंस को देखते हैं कि ये जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो दोस्तों बात है 1820 की, जब डेनिश फिजिसिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने यहाँ पर किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो कराया तो वहाँ पर कुछ कंपास निडल थी, तो उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला कंपास निडल में। तो यार उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार जो कंपास निडल में जो डिफ्लेक्शन होता है वो तो मैग्नेटिक फील्ड हो तभी संभव है। तो यार जैसे ही उन्होंने क्या किया, जैसे जब करंट का फ्लो नहीं हो रहा था तब यहाँ पर कंपास निडल में कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर आई करंट का फ्लो करवा दिया तो इसमें डिफ्लेक्शन होने लगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर रिजल्ट दिया कि जो मूविंग चार्ज होता है या फिर जो करंट्स है उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है या प्रोड्यूस होती है, तभी यहाँ पर कंपास में हमें क्या डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ठीक है, यानी कि जब हम यहाँ पर किसी कंडक्टर आई में करंट का फ्लो कराएंगे तो हमें यहाँ पर कंपास निडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ये तभी संभव है जब इस कंडक्टर के सराउंडिंग में यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही हो। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ पर जैसे हेनरिक एंटोन लॉरेंज ने क्या ऑब्जर्वेशंस दिए थे दोस्तों, रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में यहाँ पे रिलेशन बताया था। और मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन द इमिटर्स ऑफ लाइट, इसमें इन्होंने बताया कि जो जीमन इफेक्ट होता है ये क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं ना उसके अंदर में यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है, तो इसके लिए इनको 1902 में नोबेल प्राइज भी मिला था। और इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को डिराइव किया था जिसे बाद में इनके नाम पर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहा गया, जिसके हम यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस लॉरेंज इक्वेशन को। तो दोस्तों और कुछ अन्य यहाँ पर डिस्कवरी हुई, जैसे 1864 में क्या जेम्स मैक्सवेल ने क्या किया था, लाइट को बता दिया था कि लाइट जो होते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, क्योंकि भाई इसके जो एटम्स होते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है, और जो हर्ट्ज जो है उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जो रेडियो वेव्स होती है इसको डिस्कवर किया था। और जेसी बोस एंड जी मार्कोनी ने यहाँ पर रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करके बताया था। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर डिस्कवरी हमें 18-19 सेंचुरी में देखने को मिली। इसके बाद में इन जो डिस्कवरी थी इसके बेस पर जो है ना बहुत सारे इन्वेंशंस जैसे एम्पलीफायर एंड अदर एक्सट्रा जो भी जो है इंस्ट्रूमेंट्स हमें देखने को मिले। ठीक है, 20th सेंचुरी में, जैसे गैल्वेनोमीटर, अमीटर, एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये सब हमें इस डिस्कवरी जो भी हमें नया 18th और 19th सेंचुरी में हमने डिस्कवर किया उसके आधार पर ये सब इंस्ट्रूमेंट्स फिजिकल वर्ड्स में एग्जिस्टेंस में यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, तो दोस्तों हम इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ने वाले हैं कि जो मूविंग चार्ज है, जो करंट है ना, वो क्या करता है,
कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, इसको पढ़ेंगे। और दूसरी चीज ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक फोर्स लगाती है मूविंग चार्ज या करंट्स पर, जिसे ही हम इस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में सब कुछ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों मैग्नेटिक फोर्स से। तो दोस्तों क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स? तो दोस्तों जो चार्ज पार्टिकल होता है या करंट होता है वो क्या करता है, इस कंडक्टर के सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट करता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल Q है मान लो अपने पास में, तो ये जो चार्ज पार्टिकल Q है ये एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये लॉरेंज फोर्स का कंपोनेंट है होता है, ठीक है। तो लॉरेंज फोर्स क्या है भाई? लॉरेंज फोर्स टोटल फोर्स होता है किसी भी मूविंग चार्ज पर जो उसके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण यहाँ पर इस पे कार्य करता है, उसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। लॉरेंज फोर्स में ये नेट फोर्स होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों के कारण लगता है, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण यहाँ पर लगता है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कारण लगता है। तो इन कंबाइन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों के कारण जो लग रहा है उसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लॉरेंज इक्वेशन से यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। तो भाई कैसे देखो, तो जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो E इजिकल टू F/Q होता है। तो यहाँ से F क्या हो जाएगा? F इजिकल टू Q इंटू में E हो जाएगा, Q इंटू E, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा वहां पर तो भाई जो चार्ज था वो स्टैटिक था, स्थिर था, इसलिए हमने Q E लिया था फोर्स को, वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स को। लेकिन हमारा यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है वो मोशन में है, यानी कि कुछ उसकी वेलोसिटी है, तो हम यहाँ पर QV लेंगे। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स थी, यहाँ पर कौन सी फील्ड्स है? यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम B से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी ना वो क्या बनेगी मैग्नेटिक फोर्स के लिए? F इजिकल टू QV इंटू में B। तो यहाँ पर V और जो B है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारी, ठीक है। तो V वेक्टर क्रॉस में B वेक्टर, यहाँ पर लॉरेंज फोर्स इक्वेशन बनती है मैग्नेटिक फोर्स के लिए। क्लियर है कि ये इक्वेशन किस प्रकार से डेराइव हुई, समझ गए? क्लियर। QV क्यों लिया हमने यहाँ पर? क्योंकि हमारा चार्ज पार्टिकल जो है वो मोशन में है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, इसलिए यहाँ पर F इजिकल टू Q इंटू में V क्रॉस B वेक्टर का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। क्लियर है, आगे चले। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म हमारी, जैसे यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल या कंडक्टर है हमारा, ठीक है। तो ये देखो आप यहाँ पर ये कोई पॉजिटिव चार्ज Q V वेग से यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड जो B है ना इसके परपेंडिकुलर में, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, B और V के बीच में यहाँ पर कोई थीटा है, ठीक है, एंगल थीटा है मान लो। तो दोस्तों यहाँ पर ये परपेंडिकुलर किसके है? इस फोर्स के। तो इसमें जो फोर्स कार्य करेंगे ना वो B वेक्टर और V वेक्टर इन दोनों के क्रॉस वेक्टर जो बनता है फोर्स वो इसके परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है। यानी कि ये देखो अब यहाँ पर B हमारा इस डायरेक्शन में है, V हमारा इस डायरेक्शन में है, इसके बीच में मान लो कोई एंगल थीटा है। तो अब यहाँ पर जो फोर्स कार्य करेगा ना वो इसके परपेंडिकुलर कार्य करेगा। इसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है? तो दोस्तों इसकी डिसाइड डायरेक्शन इस प्रकार से होती है कि जो हमारा जो राइट हैंड रूल होता है इसके लिए डायरेक्शन निकालने के लिए मैग्नेटिक फोर्स के लिए, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी फिंगर्स होती है इसको पॉइंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी में, ठीक है। पॉइंट फिंगर्स को हम क्या करते हैं डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी में करते हैं, और कर्ल फिंगर्स को टुवर्ड करते हैं, उनको कर्ल करते हैं किसके? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो हमारा जब थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट्स करता है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहते हैं। ये किसके लिए होती है? तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए होती है, थंब की जो पॉइंट्स डायरेक्शन होती है, ठीक है। लेकिन मान लो भाई हमारा पॉजिटिव जैसे कि चार्ज था तब तो भाई जैसे मान लो ये क्या था? B था हमारा, ये क्या था? V था, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो अब हमारी जो फिंगर्स होती है वो होती है कहाँ पर? इस V वेक्टर के तरफ, ठीक है। हम उसको कर्ल करते हैं कहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तब हमारा जो थंब होता है वो जिस डायरेक्शन में यहाँ पर पॉइंट करता है उस डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फोर्स कार्य करता है। क्लियर है? तो ये होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए। लेकिन भाई अगर हमारा ये नेगेटिव चार्ज होता फिर क्या होता? तो भाई नेगेटिव चार्ज अगर होता ना तो इसके लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, थंब के अपोजिट हो जाती है, ठीक है। अभी भी हम यहाँ पर
जो फिंगर्स होती है उनको तो हम यहाँ पर पॉइंट करेंगे किधर, वी वेक्टर की तरफ, और जो कर्ल फिंगर्स करेंगे उनको क्या किस साइड डायरेक्शन में करेंगे, इस बी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करेंगे। तब हमारा जो थंब डायरेक्शन करेंगे जिस पॉइंट की तरफ जो है डायरेक्शन देगा कौन, थंब, उसके अपोजिट में होगा यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए ये चीज होती है। ठीक है, थंब के अपोजिट में यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। क्लियर है, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है अपोजिट टू थंब। क्लियर। और आगे क्या है दोस्तों, अगर मान लो अब हम इसके मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो दोस्तों ये होता है F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, जैसे हमारा जो F इजिकल टू जो यहाँ पर F वेक्टर बराबरी से ये था क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो जब हम इसके वेक्टर इन दोनों के क्रॉस वेक्टर को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर F बराबरी से इसके मैग्नीट्यूड क्या मिलता है हमें, क्यू इंटू वी बी साइन थीटा। क्लियर है, तो ये होता है इसका मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स के लिए, F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, इसको अब ऐसे भी याद रख सकते हैं, F बराबरी से क्यू बी वी साइन थीटा। ठीक है, ये ऐसे याद हो जाता है जल्दी, F इजिकल टू क्यू बी वी साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा भाई एंगल है जो हमारा, जैसे ये बी था ये वी था, और जो मैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज के लिए थंब के डायरेक्शन में ऊपर के साइड में था, तो इनकी जो बी और एफ के बी एंड वी के बीच की जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब यहां पर जो हमारा मैग्नीट्यूड निकल के आया ना, एफ इजिकल टू क्या, क्यू बी वी साइन थीटा, इसमें थीटा क्या हो सकता है, अगर मान लो भाई थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाए या फिर 180 डिग्री हो जाए, ऐसे में यहां पर फोर्स कितना हो जाएगा, तो दोस्तों साइन 0 और साइन 180 दोनों पर ही हमें यहां पर साइन 0 और साइन 180 की वैल्यू कितनी मिलती है, 0 देखने को मिलती है। तो ऐसे में फोर्स भी हमारा यहां पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और थीटा इजिकल टू 90 परपेंडिकुलर हो जाए, जैसे हमारा ये बी वेक्टर था और ये वी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल जो थीटा है वो अगर 90 डिग्री का हो जाए, तो ऐसे में यहां पर जो फोर्स हमें इसके परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर में जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होता है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है, क्योंकि जो साइन 90 होता है वो देता है 1, और इससे हमारा जो F इजिकल टू क्यू बी वी जो है साइन 90 1 हो जाता है। तो F इजिकल टू क्यू बी वी हमें मैक्सिमम फोर्स देखने को मिलता है परपेंडिकुलर में। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यानी कि थीटा बराबरी से 0 डिग्री या 180 डिग्री जब पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल है वो पैरेलल या एंटी पैरेलल में है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो फोर्स वहां पर 0 होता है। और थीटा इजिकल टू 90 यानी परपेंडिकुलर होता है, जो चार्ज पार्टिकल होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो ऐसे में मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स हमें यहां पर देखने को मिलता है। डायरेक्शन की हमने बात कर ली कि राइट हैंड रूल से वो देखने को मिलता है। जो फिंगर्स होती है वो पॉइंट करेंगी वी वेक्टर यानी कि चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में, और जो कर्ल फिंगर्स करेंगे हम उसको, ठीक है, तो वो यहां पर किस तरफ पॉइंट करेंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करेंगी। तो उसके बाद में जब हमारा थंब यहां पर पॉइंट करेंगे जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन को बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए, उस तरफ मैग्नेटिक फोर्स की भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो थंब के अपोजिट में यहां पर हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को लेंगे। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो दोस्तों ये हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है वी वेक्टर और बी वेक्टर पे। ठीक है, वी वेक्टर और बी वेक्टर पे हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, या तो ये ऊपर एफ कार्य करेगा या तो ये नेगेटिव चार्ज के लिए नीचे, इनके दोनों के परपेंडिकुलर में यहां पर, ठीक है, यहां पर 90 डिग्री का ये एंगल बनाता है। ठीक है, फोर्स। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो और दोस्तों इसमें एक चीज ये है कि ये कोई भी कार्य नहीं करता है पार्टिकल पर, ये ओनली क्या करता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है ना मोशन की, उसको ये चेंज करता है, स्पीड को चेंज नहीं करता है। यानी कि जो इसकी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होती है इसको ये चेंज नहीं करता है, जिसके कारण जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही तो वहां पर वर्क कैसे होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं चार्ज पार्टिकल की मोशन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने अभी देखा कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना वो वी वेक्टर और जो बी वेक्टर होता है इन दोनों के परपेंडिकुलर में होता है। यानी कि जैसे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मान लो इस डायरेक्शन में बी वेक्टर है और ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में मान लो चार्ज पार्टिकल वी वेक्टर है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा या तो ये ऊपर के साइड में इसके परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, या तो नीचे के तरफ में यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है, तो हमने यहाँ पर जो लॉरेंज इक्वेशंस थी मैग्नेटिक फोर्स के लिए वो क्या होती थी, F इजिकल टू क्यू इंटू में वी क्रॉस इंटू क्रॉस में बी वेक्टर। क्लियर,
तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम इन क्रॉस वेक्टर को सॉल्व करते हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता है एफ इजिकल टू क्यू बी वी साइन थीटा आता है। ठीक, तो यहाँ पर ये थीटा क्या होता है, थीटा दोस्तों जो बी मैग्नेटिक फील्ड है और जो वी वेक्टर जो इसकी वेलोसिटी है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा। तो अगर मान लो भाई ये थीटा हमारा क्या होता है, थीटा मान लो हमारा ये 0 डिग्री हो जाए, जैसे जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है यानी बी वेक्टर, और इसके पैरेलल में ही इसी डायरेक्शन में हमारा वी वेक्टर भी है। वी वेक्टर क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्यू के लिए। तो ऐसे में इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, इनके बीच का एंगल तो 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कि साइन 0 क्या होता है, साइन 0 हमें क्या देखने को मिलेगा, 0। ऐसे ही जब हमारा चार्ज पार्टिकल, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बी वेक्टर है और इसके अपोजिट में आपको यहाँ पर देख रहा हूँ कि वी वेक्टर जो है चार्ज पार्टिकल की यहाँ पर इसके अपोजिट में है, तो यहाँ पर थीटा इजिकल टू क्या हुआ, 180 डिग्री। तो इन दोनों के लिए साइन 0 और साइन 180 पे आपको क्या देखने को मिलता है, 0 देखने को मिलता है साइन की वैल्यू, जिसके वजह से जहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स हो जाता है ना पैरेलल में, जब यार चार्ज पार्टिकल यहाँ पर मूव करेगा तो फोर्स यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका सेकेंड केस कि मान लो अगर परपेंडिकुलर में हो, फिर जब चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर में हो मैग्नेटिक फील्ड के, तब क्या होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पर बी वेक्टर हमारा, और जो चार्ज पार्टिकल क्यू है इसके परपेंडिकुलर है बिल्कुल 90 डिग्री पर वी वेक्टर हमारा। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इजिकल टू 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर फोर्स जो है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, इसका यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, क्यू बी वी साइन 90, और साइन 90 होता है 1, तो ऐसे में ये हो जाएगा क्यू बी वी। ठीक है, एफ इजिकल टू हो जाएगा क्या, एफ इजिकल टू क्यू बी वी। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जब हमारा यहाँ पर वी वेक्टर और परपेंडिकुलर होगा किस पे, मैग्नेटिक फील्ड पर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स हमें मैक्सिमम देखने को मिलता है क्यू इंटू वी इंटू बी। क्लियर है। कब, जब फोर्स यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है वी वेक्टर पर। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं दोस्तों। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, मान लो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ में, फिर क्या होगा। तो दोस्तों जैसे हमारे पास में एक कोई मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये इसकी डायरेक्शन बी की जो है इस तरफ है, और ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमारा वी वेलोसिटी से यहाँ पर मूव कर रहा है। ठीक है, और इस जो सर्कुलर पाथ है इसकी जो यहाँ पर रेडियस है वो है आर, स्मॉल आर। तो यहाँ पर जो फोर्स वर्क करेगा ना एफ, जो इसके सरफेस पर, सर्कुलर पाथ के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर होगा, मान लो इस पॉइंट पर रहता हमारा चार्ज पार्टिकल क्यू, तो यहाँ पर भी फोर्स जो कार्य करता है उसके परपेंडिकुलर करता है। ठीक है, तो ये किसी भी पॉइंट पर इस सर्कुलर पाथ के 90 डिग्री पर यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फोर्स, जिसके कारण साइन 90 हो जाता है, और साइन 90 देता है 1, तो इसका मैग्नीट्यूड जो मिलता है यहाँ पर सर्कुलर पाथ के लिए वो मिलेगा क्यू बी वी। ठीक है, और दोस्तों एक फोर्स यहाँ पर और एक कार्य करता है जिसे हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, क्योंकि सर्कुलर पाथ में यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स कार्य करता है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, और अभी हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर जो कार्य कर रहा है परपेंडिकुलर में, वो हो जाएगा क्यू बी वी। ठीक है, तो ऐसे में देखो दोस्तों, एक वी से एक वी हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एम वी अपॉन में आर, और इधर क्यू इंटू में बी। ठीक है, तो यहां से आप रेडियस निकाल सकते हैं दोस्तों कि ये जो सर्कुलर पाथ की रेडियस होंगी ना वो क्या होंगी, तो इसकी जो रेडियस होती है वो एम वी अपॉन में क्यू बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए टाइम पीरियड क्या होगा दोस्तों, तो टाइम पीरियड टी निकालने के लिए दोस्तों यहां पर ये होता है 2 पाई आर अपॉन वी। ठीक है, 2 पाई आर क्या होती है, 2 पाई आर ये सर्कुलर पाथ की पूरी पैरामीटर होती है कि इसकी पैरामीटर कितनी है, अपॉन में इसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे वेलोसिटी से इसकी पूरी पैरामीटर को, तो हमें यहाँ पर इसका टाइम पीरियड मिल जाता है t इजिकल टू 2 पाई आर अपॉन में v। ठीक है, अब यहाँ से रेडियस की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो t इजिकल टू हमें क्या देखने को मिलेगा, ये 2 पाई अपॉन में v, और r की वैल्यू हमने पुट कर दी क्या, एम वी अपॉन क्यू बी। अब इस v से एक v हमारा कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा क्या, t इजिकल टू जो हमारा यहाँ पर टाइम पीरियड निकल के आएगा वो निकल के आएगा क्या, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है, जो सर्कुलर पाथ होता है उसकी पैरामीटर को हम यहाँ पर वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे, देन हम रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे,
तो हमें यहाँ पर टाइम पीरियड निकल जाता है इस चार्ज पार्टिकल के लिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है दोस्तों, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना चार्ज पार्टिकल की, अगर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आ जाए तो फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड की, ठीक है, टाइम पीरियड की यहाँ पर रेसिप्रोकल होती है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो एफ इजिकल टू 1/t हो जाएगा। टी की वैल्यू जो हमने टाइम पीरियड निकाला वो क्या है 2π/QB, तो एफ इजिकल टू 1/2πm/QB हो जाएगा। तो ये QB चल जाएगा ऊपर फ्रीक्वेंसी के लिए, तो QB/2πm, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है 2πm/QB होता है तो टाइम पीरियड, तो QB/2πm हो जाएगा क्या फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, फ्रीक्वेंसी कैसी आई QB/2πm, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दिया अपन ने, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब दोस्तों यहां पर जैसे हमने अभी देखा था कि यार जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, मैग्नेटिक फोर्स F वेलोसिटी को चेंज नहीं करता है, और वेलोसिटी को चेंज नहीं करता है यानी कि वो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। क्यों भाई, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अपनी 1/2mv² से हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालते थे। तो वेलोसिटी यहाँ पर हमारी चेंज नहीं होती थी, तो इसके कारण क्या होता है, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि दोस्तों जो बी होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, वो यहाँ पर वेलोसिटी को चेंज नहीं करता है, और ये करता क्या है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ओनली उसकी डायरेक्शंस को चेंज करता है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में एक L लेंथ का एक कंडक्टर है जिसमें मान लो I यहाँ पर करंट का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास में B वेक्टर, वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, और ये कंडक्टर यानी कि कंडक्टर में जो I यहाँ पर करंट का फ्लो हो रहा है इसके साथ में जो एंगल बनाता है वो है थीटा, ठीक है। और ये जो कंडक्टर है इसका ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, जिसे हमने ए से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पर अब फोर्स कितना होगा, तो दोस्तों ये फोर्स निकाला जाता है F इजिकल टू आई जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है इनटू में L जो उसकी यहाँ पर लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ ऑफ द वेक्टर का मैग्नीट्यूड और B वेक्टर, ठीक है। तो हमारा फोर्स क्या देखने को मिला, I जो करंट फ्लो हो रहा है, लेंथ इनटू में B जो यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, क्लियर। इन दोनों का यहाँ पर F इजिकल टू आई इंटू में L वेक्टर इंटू में B वेक्टर क्या है हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा F इजिकल टू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। B जो है हमारा यहाँ पर B है, तो इसको हमने यहाँ पर B cos थीटा और B साइन थीटा में यहाँ पर इसके वेक्टर को यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर B वेक्टर को हमने सॉल्व किया तो वो क्या मिलता है, B साइन थीटा मिलता है, और F इजिकल टू जो इसका यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकल के आ जाता है वो आता है IBL साइन थीटा, क्लियर है। और थीटा हमने देख लिया कि यार जो हमारा कंडक्टर यानी कि जो करंट का फ्लो हो रहा है और जो मैग्नीट्यूड है B मतलब मैग्नेटिक फील्ड है B, इनके बीच का एंगल होता है थीटा। अब ये थीटा इजिकल टू जब इसके परपेंडिकुलर हो जाए, मान लो थीटा इजिकल टू 0 डिग्री हो जाए या थीटा इजिकल टू 180 डिग्री हो जाए, यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट कंडक्टर के पैरेलल में हो जाए, फिर क्या होगा, ठीक है, तब हमारा मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा वो भी हम अभी देखेंगे। और जब ये परपेंडिकुलर हो जाए, थीटा की वैल्यू हम बिल्कुल ये B हमारा जो है B वेक्टर कंडक्टर के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे हो जाए, फिर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कितना देखने को मिलेगा उसको भी हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर थीटा इजिकल टू जैसे ही हमारा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री पैरेलल में हो जाता है, ठीक है, इस कंडक्टर के, मान लो ये कंडक्टर I है हमारा और ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो B भी इसी डायरेक्शन में है, थीटा इजिकल टू 0 डिग्री पे, तो हमें यहाँ पर जो फोर्स देखने को मिलेगा साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो फोर्स यहाँ पर क्या हो जाता है 0। और थीटा इजिकल टू जब परपेंडिकुलर हो जाए, मान लो B हमारा इसके परपेंडिकुलर थीटा बराबर इसे 90 डिग्री पे हो, तो साइन 90 कितना देता है 1 देता है, तो इसे यहाँ पर हमें मैक्सिमम फोर्स देखने को मिलता है IBL, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है F इजिकल टू IBL साइन थीटा, क्लियर। दोस्तों अब हम यहाँ पर बायोट सावर्ट लॉ की बात करते हैं, ठीक है, क्या होता है बायोट सावर्ट लॉ। तो दोस्तों ये एक फंडामेंटल लॉ होता है मैग्नेटोस्टैटिस्टिक्स का, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर जनरेट करते हैं किसी भी मान लो करंट
यानी कंडक्टर में यहाँ पर करंट का फ्लो करवाते हैं, जिसके कारण जो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसके लिए बायोट सावर्ट लॉ को पढ़ते हैं। ठीक है, अब होता क्या देखो, जैसे मान लो हमारे पास में एक ये कंडक्टर है, वायर कंडक्टर, इसमें हम जैसे ही करंट आई का फ्लो करवाते हैं तो इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी उसको देखेंगे कि कैलकुलेट करेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। तो हम पहले इस पूरे मान लो एल लेंथ का कोई वायर था तो पहले हम उसके लिए नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम छोटे से डीएल लेंथ के लिए देखेंगे कि इस पॉइंट पी पर जो इसकी आर लेंथ यानी कि आर डिस्टेंस की दूरी पर है, तो इसके लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होंगी, जिसे हम इस डीएल लेंथ के लिए मान लो कोई स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी को कैलकुलेट करते हैं। फिर हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो इस पूरे जो हमारा वायर है, कंडक्टर है, उसके लिए यहाँ पर बी निकल जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों देखो आप सबसे पहले यहाँ पे मैग्नेटिक जो फील्ड है प्रोड्यूस बाय द स्मॉल लेंथ डीएल के लिए देखेंगे 8 पॉइंट पी पर। ठीक है, कितनी होती है डीबी। तो दोस्तों ये जो डीबी यानी कि मैग्नेटिक जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर जो इसमें करंट फ्लो होता है आई इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और जो ये डीएल लेंथ है इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और इसका जो साइन थीटा, जो ये थीटा एंगल है, इसका जो वेक्टर होता है साइन थीटा, उसके भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और लेकिन जो इसकी डिस्टेंस है ना इस कंडक्टर वायर से, ठीक है, इस पॉइंट पी की, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अभी अब देखो इस 4 पॉइंट में कि जो यार इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो रहा आई, इसके ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो हमने स्मॉल लेंथ डीएल ली है कंडक्टर की, उसके भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि लेंथ के ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो इसका साइन थीटा है, थीटा एंगल के लिए जो साइन थीटा यहाँ पर वेक्टर है, उसके लिए ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो हमारा कंडक्टर था डीएल लेंथ का, इससे यहाँ पे जो डिस्टेंस है आर इस पॉइंट पी की, तो इस डिस्टेंस आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि डीबी प्रोपोर्शनल्स टू 1/r²। जब हम चारों कंडीशन को कंबाइन करेंगे ना तो हमें क्या देखने को मिलेगा, डीबी प्रोपोर्शनल्स टू आई जो करंट फ्लो हो रहा था, डीएल जो स्मॉल लेंथ डीएल थी, और साइन थीटा जो एंगल का वेक्टर था। ठीक है, और जो डिस्टेंस थी ये r²। ठीक है, तो dB प्रोपोर्शनल्स टू आइडियल साइन थीटा अपॉन r², ये हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। जैसे ही हम यहाँ पे इस प्रपोर्शन को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, जो हमने k यहाँ पर एक कांस्टेंट लिया है। k की वैल्यू अगर देखें तो वो क्या होती है, k की वैल्यू होती है μ0/4π, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर में। ठीक है, तो दोस्तों dB इजिकल टू हमें क्या देखने को मिला, k आइडियल साइन थीटा अपॉन r², k की वैल्यू पुट कर देंगे μ0, यानी इसको μ0 या फिर μ0 पढ़ते हैं वैसे स्टैंडर्ड, तो इसको ठीक है μ0/4π, μ0 बोल सकते हैं लेकिन μ0 इसको पढ़ा जाता है, μ0/4π। तो यहाँ पर dB इजिकल टू क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलेगी, μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन में r²। क्लियर है, μ0 क्या है भाई, μ0 जो दोस्तों यहाँ पर परमिएबिलिटी होती है फ्री स्पेस के लिए। दोस्तों जैसे हमने वहां पर जो कूलम्ब सा पढ़ा था, वहां पर भी तो एक कांस्टेंट क्या आया था जिसको हम 1/4π एप्सिलॉन नॉट बोल रहे थे। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर वहां पर परमिटिविटी होती थी, लेकिन यहाँ पे होती है परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस की, ये μ0 होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ पर। तो dB इजिकल टू ये μ0/4π जो आइडियल साइन थीटा अपॉन r² आया है, इसको हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में r से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो साइन थीटा हमारा जो वेक्टर आया है, इसको वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, r का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ऊपर नीचे। तो dB इजिकल टू μ0/4π आइडियल, ये हमने देखो नीचे में तो r² था, तो यहाँ पर नीचे भी r का मल्टीप्लिकेशन कर दिया r² में, तो r³ हो गया। ऊपर तो r था ही नहीं, तो r साइन थीटा बचा है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जो dl है, ये dl क्रॉस r साइन थीटा, यहाँ पर जिसका वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो बनेगा dl वेक्टर क्रॉस में r वेक्टर। ठीक है, तो dB जो है हमारा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएंगी यहाँ पर dl के लिए, μ0/4π i इंटू में dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन में r³। क्लियर है, ये निकल के आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल लेंथ dl के लिए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो परपेंडिकुलर होती है किस पे, dl लेंथ पर, और जो हमारा जो r वेक्टर होते हैं इन दोनों पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों अब हम दोस्तों यहां पर देखने वाले हैं
मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप के लिए, ठीक है, सर्कुलर लूप में यहाँ पर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड को उसके सेंटर पर। तो दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड हम देखने वाले हैं सर्कुलर लूप पर क्या होती है इसके सेंटर पर, ठीक है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास में एक सर्कुलर लूप है जिसमें मान लो हमने यहाँ से आई करंट का फ्लो कराया, ठीक है। तो इसके सेंटर पर इस पूरे सर्कुलर लूप का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या देखने को मिलती है वो हमें डिराइव करना है, और इस सर्कुलर लूप की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक है, क्लियर है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है। बायोट सावर्ट लॉ क्या होता था, dB इजिकल टू हमने इसमें निकाला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना दोस्तों क्या होता है ये सर्कुलर लूप के लिए कि इसके किसी भी पॉइंट पे मान लो भाई इस पॉइंट पे भी अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एंगल जो है यहाँ पर जो बनता है इसके बीच में वो बनता है किसी भी पॉइंट पर थीटा इजिकल टू जो बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। कोई भी पॉइंट पर अगर हम यहाँ से देखेंगे इसके सेंटर से तो थीटा इजिकल टू 90 बनता है इसके सरफेस पर, ठीक है। तो ऐसे में हमारा साइन 90 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो अब इसको देखो dB इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल हमारा ये कितना हो जाता है साइन 90 हो जाता है, साइन 90 1 हो जाता है, जिसके कारण जो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलती है dB इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल अपॉन में आर स्क्वायर, ये मिलेंगी यहाँ पर इसके सेंटर पर क्या मैग्नेटिक यहाँ पर फील्ड, ठीक है। तो ये तो हमने सबसे पहले निकाली इस स्मॉल लेंथ dl के लिए कि dB कोई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, एंगल थीटा इजिकल टू यहाँ से 90 डिग्री का बन रहा था, तो जिसके कारण जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है dB वो कितनी देखने को मिली हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इस पूरे सर्कुलर पाथ के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं इसका बोथ साइड, ठीक है। जैसे हमने इंटीग्रेट किया बोथ साइड तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, तो ये तो भाई कांस्टेंट वैल्यू होंगी, तो लेकिन इंटीग्रेट किसका होगा, जो हमारी डीएल लेंथ थी इस सर्कुलर पाथ की, तो ये पूरी डीएल 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 करके इसका पूरा इंटीग्रेट कर देंगे हम। तो इसका इंटीग्रेट क्या होगा ये सर्कुलर पाथ का, तो दोस्तों ये जो है हमारा इसकी पैरामीटर कितनी होती है ये सर्कुलर सर्कल की, वो होती है 2 पाई आर। तो जो इसका इंटीग्रल ऑफ डीएल जो आएगा वो आएगा कितना 2 पाई आर, ठीक है। बाकी तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और इंटीग्रेट ऑफ डीबी तो यहाँ पर इसकी कंप्लीट जो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी बी इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर, और ये इंटीग्रल डीएल कितना हो गया 2 पाई आर हो गया, ठीक है, क्योंकि पैरामीटर होती है पूरे सर्कल की 2 पाई आर। तो अब भैया इस 2 पाई से यहाँ पर 4 पाई काटा हमने 2 बार में, ठीक है। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनी यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन में 2 आर, क्योंकि आर से भी एक आर हमने काट दिया, तो यहाँ पर क्या बना बी इजिकल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलती है उसके सेंटर पर फॉर द नंबर ऑफ द टर्न्स। मान लो ये जो हमारा सर्कुलर पाथ था इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, तो वो कितना हो जाता है, मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, तो वो यहाँ पर b इजिकल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 आर ये मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है इसके सेंटर पर, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। दोस्तों अगला जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड हमें देखना है, कोई हमारे पास में सर्कुलर लूप है मान लो ये, तो इसके सर्कुलर लूप के सेंटर के एक्सिस पर देखेंगे कि यहाँ पर इस पॉइंट P पर हमें कितनी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस पॉइंट P पर हमें इस यानी कि जो सेंटर के एक्सिस पर निकाल रहे हैं ना, तो एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप पर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे कि कितनी होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे पास में एक क्या है सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस आप देख सकते हैं ये रेडियस r है, इसका सेंटर O है। अब दोस्तों इसमें हमने दो यहाँ पर डीएल लेंथ की यहाँ पर इसको बांट दिया, मान लो ये की डीएल लेंथ यहाँ पर और एक डीएल लेंथ है यहाँ पर, तो यहाँ से ये यहाँ तक की दूरी जो है वो कैसे निकलेंगी, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो है यहाँ से इसके सेंटर से इस पॉइंट P की दूरी, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये दूरी भाई हमने मान ली कि ये A है, ठीक है, और इसकी रेडियस थी कितनी r, और ये होती है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें ये वाली लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाली लेंथ पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हमारा रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एज इट इज सेम नीचे भी वही होगा कि भाई ये रेडियस तो आर है, यहाँ से यहाँ तक सेंटर से पी तक की दूरी डिस्टेंस ए है, आर और ए है, तो इसका जो ये हाइपोटेनियस बनेगा पाइथागोरस प्रमेय से वो रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों अब यहाँ से इस डीएल से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है हमें मिल गई रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे नीचे से भी डीएल से जो लेंथ मिली हमें रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस मिल गई। अब जो एंगल है ना दोस्तों, ये हमने लेट किया कि भाई ये अल्फा एंगल बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये डीएल लेंथ है, यहाँ से पॉइंट पी के साथ में जो यहाँ पर एंगल बनेगा इस एक्सिस में, वो बनेगा अल्फा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमारा ये क्या है, डीबी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस स्मॉल लेंथ डीएल के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड है, ये यहाँ पर इसके वेक्टर में इसको हम बांट देते हैं डीबी साइन अल्फा और डीबी कॉज अल्फा में, ठीक है। अल्फा, ये कॉज अल्फा जो है एंगल आता है, एंगल के साथ में यहाँ पर कॉज लेना पड़ता था, हमने यहाँ पर डीबी कॉज अल्फा इधर ले लिया और डीबी साइन अल्फा इधर नीचे ले लिया। इसके दो वेक्टर हो गए किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। ऐसे ही सेम एज इट इज हमने इस डीएल लेंथ के कारण यहाँ पर जो क्या होंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी इस पॉइंट पी पर, उसको भी हमने यहाँ पर दो वेक्टर में बांट दिया, डीबी साइन अल्फा और डीबी कॉज अल्फा में। तो होता ये है कि जो डीबी कॉज अल्फा जो वेक्टर मिलता है इसका, और दूसरी लेंथ ये जो डीएल लेंथ थी, इसके कारण जो डीबी कॉज अल्फा मिलता है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो इसके कारण हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं, बल्कि जो यहाँ पर जो साइन अल्फा का जो वेक्टर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है डीबी साइन अल्फा, और इसके लिए भी जो डीबी साइन अल्फा मिलता है, ये क्योंकि पैरेलल में है, तो ये यहाँ पर क्या होते हैं, इनका एडिशन हो जाता है, सम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो भी यहाँ पर परपेंडिकुलर, जो यहाँ पर एक दूसरे के जो परपेंडिकुलर में यहाँ पर डीएल लेंथ है, तो इसके कारण जो यहाँ पर डीबी कॉज अल्फा बनेगा, वो यहाँ पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के कारण क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो अब जो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बी जो यहाँ पर डिराइव होती है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू में आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। अब ये कैसे डिराइव हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम यहाँ पर डेरिवेशन देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लो यार कि ये जो हमारा सेंटर ओ से पी तक की जो डिस्टेंस ए थी, अगर ये 0 हो जाए, यानी कि इसके सेंटर पर ही हमें निकालने के लिए आ जाए, जैसे अभी तो हमने देखा था यार कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में आई अपॉन में 2r। तो क्या ये इसको ये फॉलो कर पा रहा है कि अगर a इजिकल टू 0 हो जाए तो क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेंगी। तो जैसे हम a इजिकल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, तो इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, आर क्यूब बचेगा, ठीक है। और ऊपर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से आर क्यूब काटेंगे तो केवल नीचे एक आर रह जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलेगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। तो यही तो इसके सर्कुलर लूप के कारण यहाँ पर इसके सेंटर पर होती थी, यही तो निकाली थी अपने म्यू नॉट इंटू में आई अपॉन 2r, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम डिराइव करते हैं कि इसके एक्सियल पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट P पर इस सर्कुलर लूप के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये जो होती है, हमने यहाँ पर फार्मूला जो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। डेरिवेशन तो काम की नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको डिराइव करने वाले हैं कि ये कैसे यहाँ पर जो है डिराइव हुआ है ये फार्मूला, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर इसकी डेरिवेशन। होता क्या है कि अभी हमने देखा कि भाई जो डीबी कॉज अल्फा वाला जो वेक्टर था, वो तो भाई परपेंडिकुलर होने के कारण क्या हो गया, कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पर जो डीबी साइन अल्फा का जो वेक्टर है, यहाँ पर डीबी साइन अल्फा, ये आपस में सम हो जाता है। सम होने का मतलब यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका हम। तो जैसे हमने यहाँ पर डीबी साइन अल्फा का इंटीग्रेट किया, तो हम यहाँ पर डीबी की वैल्यू पुट कर देंगे। भाई डीबी के लिए हमने तो निकाला था कि भाई स्मॉल डीएल लेंथ के कारण क्या होती थी, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर होता था। तो यहाँ पर हम जो मान लेते हैं कि भाई वो आर नॉट का स्क्वायर है डीएल लेंथ से, ठीक है। एक डीएल लेंथ के लिए निकाला हमने ये। तो ऐसे ही जब इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो सारी जितनी भी डीएल लेंथ बनेंगी सर्कुलर लूप में, ठीक है। ये अभी किसके लिए हमने देखी, ये एक डीएल लेंथ के लिए। लेकिन जब से ही हम इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी कि पूरे के पूरे हम इस सर्कुलर के लिए लूप के लिए यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड को देख रहे हैं, ठीक है। तो डीबी बराबर इसे म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपन में 4 पाई आर नॉट स्क्वायर, ये हमने पुट कर दिया। जो साइन अल्फा है उसको एज इट इज लिखा। अब ये आर नॉट क्या है भाई, आर नॉट यहाँ पे रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो डीएल थी ना हमारी, इस डीएल से यहाँ तक इस पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस थी, यहाँ पर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हमने आर नॉट बोला था, वही हमने वैल्यू पुट कर दी वहाँ पर, ठीक है। आर नॉट की जगह में रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पुट कर दिया। तो ये रूट हमारा स्क्वायर से यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो यहाँ पर थीटा जो है, थीटा क्या है भाई, थीटा इजिकल टू 90 डिग्री, ठीक है। थीटा इजिकल टू 90 डिग्री का एंगल है हमारा, ठीक है।
ये जो हमारा एंगल बन रहा है यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है, डीबी कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो ऐसे में हमें साइन 90 कितना देता है, साइन 90 होता है 1, ठीक है, तो ये तो दे देगा 1, तो बचेगा क्या, म्यू नॉट आई, और ये वाला जो है हमारा साइन अल्फा, ये भी एक कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा, तो साइन अल्फा को हमने बाहर कर दिया, और इंटीग्रेट किसका करेंगे, सिर्फ जो डीएल लेंथ है उसका, ठीक है। तो जो भाई पूरा सर्कुलर लूप है हमारा वो इंटीग्रेट होके कितना, इसकी पैरामीटर कितनी होती है, 2 पाई आर होती है पैरामीटर, तो ऐसे में इंटीग्रेट ऑफ डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई साइन अल्फा होता क्या है, साइन अल्फा यानी कि यार परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, तो भाई परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर क्या है, आर जो इसकी रेडियस है, और हाइपोटेनियस कितना है इसका, रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएंगी हमारे पास में आर अपॉन में रूट का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दी भाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ऊपर पहले से एक आर था, हमने आर अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये साइन अल्फा की वैल्यू पुट करा, तो ऊपर आर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, ये आर स्क्वायर बन गया, और नीचे देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, ये रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इनको हम सेम पावर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में पावर 1 है, और ये वाली रूट क्या मतलब यह है कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में 1/2 है, तो 1 + 1/2 होल पावर कितनी बन जाएगी उसकी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, ये बन जाएंगी 3/2, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पर जो फार्मूला डेराइव होता है दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड का, B = म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल पावर 3/2 कैसा बना अभी हमने देख लिया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा किसके, जो सर्कुलर लूप है उसके एक्सियल पॉइंट P पर, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो आपको इसका रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, डेरिवेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो भाई इस सर्कुलर पॉइंट जो लूप था इसका सेंटर O से जो P पॉइंट की दूरी डिस्टेंस A थी, अगर ये 0 हो जाए ये डिस्टेंस, मतलब सेंटर पर ही हमने निकालना पड़ जाए फिर, तो ऐसे में A = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो देखने को मिलती है वही जो हमने पहले भी डेराइव कर चुके हैं, B = म्यू नॉट आई अपॉन 2R, ठीक है, ये देखने को मिलती है। और ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है मान लो इस सर्कुलर लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ऐसे में ये B = म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2R ये मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ ये क्या होता है। तो दोस्तों एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या यहाँ पर स्टेट्स करता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड लूप में ये बराबर होती है म्यू नॉट टाइम्स उसमें जो नेट करंट फ्लो होता है इस क्लोज्ड लूप में। तो दोस्तों यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं कि ये लाइन इंटीग्रल है, मान लो हमारा मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इंटू में DL वेक्टर, ये बराबर हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स उसमें जो नेट करंट फ्लो हो रहा है I इनक्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी की टर्म्स क्या होती है, जैसे B क्या है हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, DL क्या है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ द लूप का मान लो कोई एक DL लेंथ का वेक्टर है, और म्यू नॉट तो आपको मालूम है कि परमेबिलिटी होती है फ्री स्पेस की, और I इनक्लोज इसमें जो नेट करंट फ्लो हो रहा है उसको यहाँ पर हम बोल रहे हैं I इनक्लोज, ठीक है। कंडीशंस क्या है इसके यूज के लिए कि भाई इसमें जो करंट फ्लो होना चाहिए वो यहाँ पर स्टेडी करंट होना चाहिए, उसमें चेंजिंग नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक यहाँ पर सिचुएशंस हो सकती है कि जो वायर हम ले रहे हैं वो इनफाइनाइट वायर होना चाहिए, इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट इसकी लेंथ है, सोलेनोइड हो सकता है, टोरॉइड हो सकता है, इसको हम आगे देखने वाले, ठीक है। ये अप्लाइज होना चाहिए। करंट जो है एम्पियर से जो करंट लॉ है वो मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए सिर्फ यहाँ पर अप्लाई होता है। तो जो इसके एप्लीकेशंस है एम्पियर्स करंट लॉ के, जिसमें हम सबसे पहले एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को लेते हैं। जैसे हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में इनफाइनाइट लेंथ का मान लो एक वायर है, एक कंडक्टर वायर है, इसमें मान लो आई करंट स्टेडी करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट में यहाँ पर चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्लोज्ड लूप के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें स्मॉल r जो है इसकी रेडियस है इस क्लोज्ड लूप के लिए, और हमने क्या किया इस DL के लिए स्मॉल लेंथ DL ले ली इसकी, उसके लिए हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करेंगे तो BDL, ठीक है, B वेक्टर क्या है मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, और DL वेक्टर जो स्मॉल एलिमेंट है इस लेंथ का, तो वो कितना इसका एम्पियर्स करंट सर्किटल लॉ से क्या देखने को मिलता है, म्यू नॉट टाइम्स होता है उसमें जो नेट करंट फ्लो हो रहा है उसका, ठीक है। तो ऐसे में हम जैसे ही इसका इंटीग्रेट करेंगे तो जो इंटीग्रेट ऑफ B हो जाएगा तो वो तो B दे देगा, और जो इंटीग्रेट ऑफ DL है सर्किटल लॉ के लिए, मतलब इस सर्कुलर लूप के लिए, तो वो तो भाई इसकी पैरामीटर होती है 2 पाई आर।
तो ऐसे में हमें क्या देखने को मिल जाएगा, b इंटू में 2πr बराबरी से ये कितने गुना होती है, म्यू नॉट टाइम्स होती है जो उसमें नेट करंट फ्लो होता है उसके, ठीक है, आई एन बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या देखने को मिलेंगे, b बराबरी से म्यू नॉट आई एन बोल दो इसको, नेट जो करंट है उसको हम आई एन से दर्शा रहे हैं, और अपॉन में आ जाएगा 2πr, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है, म्यू नॉट आई एन अपॉन में 2πr, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। की पॉइंट्स यहाँ से क्या देख सकते हैं कि जो b है ना, देखो यहाँ पे b इजिकल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr है, r जो है हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस या रेडियस है सर्कुलर लूप की, ठीक है, वो r है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि अगर ये रेडियस बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होंगी कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर रेडियस बढ़ने के साथ में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है। डायरेक्शन हमने देखा था कि भाई राइट हैंड थंब से इसको निकाला जाता है। अगर मान लो हमारा जो थंब है, जैसे ये हमारा आई करंट फ्लो हो रहा था, ये सर्कुलर लूप है हमारे पास में, रेडियस आर है, तो ऐसे में अगर हमारा जो थंब है मान लो भाई वो करंट के डायरेक्शन में या इसके करंट के तरफ पॉइंट कर रहा है, तो जो फिंगर्स कर्ल होंगी ना वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को यहाँ पर बताएंगी। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है एम्पियर्स करंट सर्किटल लॉ का, तो वो होता है सोलेनॉइड में। तो दोस्तों सोलेनॉइड क्या चीज है भाई, तो ये सोलेनॉइड एक लॉन्ग टाइटली वाउंड हेलिकल जो कॉइल होती है उसको यहाँ पर क्या है, ऐसे इस प्रकार का एक वायर होता है जो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, जो क्या करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर, अगर मान लो जैसे ये सोलेनॉइड है उसमें जैसे ही हम करंट का फ्लो करेंगे तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इसका जैसे क्या यहाँ पर डायग्राम होता है, जैसे देखो ये हमारे पास में क्या है, एक सोलेनॉइड है, ठीक है, एल लेंथ है इसकी इस वायर की, मान लो ये सोलेनॉइड की, तो इसमें जैसे ही हम यहाँ से करंट का फ्लो करेंगे ना आई का, ठीक है, स्टेडी करंट होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें इसके कारण क्या देखने को मिलता है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होती है जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग में, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी वो क्या होंगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होंगी। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे टोरॉइड आती है। टोरॉइड क्या होती है, तो ये भी एक सर्कुलर, ठीक है, ये सर्कुलर रिंग होती है जिसमें यहाँ पर एक जो हमारा सोलेनाइड था उस प्रकार से इसमें यहाँ पर वायर लगा होता है। तो जैसे हम इसमें भी करंट का फ्लो करेंगे स्टेडी करंट का, तो हमें यहाँ पर जो एम्पियर्स सर्किटल लॉ था हमारा उससे देखने को मिलता है कि जो लाइन इंटीग्रल होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो डीएल वेक्टर होता है स्मॉल लेंथ, उसका हम लाइन इंटीग्रल करेंगे तो वो म्यू नॉट टाइम्स हो जाएगा जो उसमें नेट करंट फ्लो हो रहा है आई के। तो ऐसे में जैसे हम इसके लिए भी यहाँ पर डिराइव करेंगे तो भाई इंटीग्रल ऑफ बी तो हमारा बी हो जाएगा, और जो इंटीग्रल ऑफ डीएल है तो यहाँ पे हमारा जो ये किस आकार का है, ये सर्कुलर आकार का है ना, तो ये इसकी जो है पेरीमीटर कितनी 2πr होती है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि b इंटू 2πr इजिकल टू म्यू नॉट एन आई। एन क्या है भाई, एन दोस्तों यहाँ पर इसके यूनिट पर लेंथ में हमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स देखने को मिलते हैं ना वो होते हैं यहाँ पे एन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। तो ऐसे में हमें जो b की वैल्यू चाहिए यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की, वो कितनी देखने को मिलेगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2πr, जो यहां पर उसकी पेरीमीटर होती है सर्कुलर, ठीक है। अब दोस्तों हम पहुंचते हैं फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट्स के लिए, ठीक है। जैसे हमारे पास में मान लो भाई दो यहां पर इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर वायर है, अगर इसमें हम यहां पर I1 और I2 करंट का फ्लो करवाते हैं तो यहां पर I1 के कारण कुछ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, I2 के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स भी, ठीक है, एक्सर्ट करेगा। तो यहां पर इस I1 के कारण मान लो इस पे कोई F1 फोर्स लगा रहा है, किस पे, वायर 2 जो है हमारा, मान लो ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, तो इस 1 के कारण इस 2 पर F1 फोर्स कार्य करता है, और इस I2 के कारण F2 फोर्स किस पे कार्य करेगा, 1 जो 1 वायर है ना उस पे करेगा, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है मान लो कि इस I1 के कारण, ठीक है, इसमें जो I1 यहाँ पर करंट का फ्लो हो रहा है इसके कारण हमारे पास में B1 एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है जो म्यू नॉट I1 अपॉन में 2πd है। डी क्या है भाई, इन दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस को हमने डी बोला है, ठीक है, जैसे वहां पर हम 2πr लेते थे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, B1 इजिकल टू म्यू नॉट I1 अपॉन में 2πd। क्लियर है। ऐसे ही इसका फोर्स कितना हो जाएगा कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों ये होता था IBL साइन थीटा होता था,
तो हमारे पास में यहाँ पर I1 है, ठीक है, करंट का फ्लो क्या है, I क्या है, I1 है, और B हमारा B1 है, ठीक है। तब हमें यहाँ पर कितना फोर्स देखने को मिलेगा, तो F2 इजिकल टू I2 B1 क्यों भाई, देखो फोर्स तो यहाँ पर इस पे कार्य कर रहा है, ठीक है, किस पे, सेकेंड वायर पर। तो सेकेंड वायर पर कितना फोर्स कार्य कर रहा है हमको यहाँ पर, वो कितना मिल जाएगा, तो वो मिलेगा F2 इजिकल टू I2 B1L sin 90, और sin 90 कितना होता है, sin 90 होता है 1। तो हमें यहाँ पर कितना फोर्स मिल जाएगा, F2 इजिकल टू I2L म्यू नॉट I1 अपॉन में 2πd, ठीक है, क्लियर है। हमने यहाँ पे क्या है, B1 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से पहली इक्वेशन से हमारी जो B1 आई थी ना, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2πd, उसको यहाँ पे पुट कर दिया, I2L जैसे कि वैसे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने इस L लेंथ को इसके अपॉन में लेगा, क्योंकि भैया इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो पर यूनिट लेंथ के हिसाब से होते हैं। तो F2 अपॉन L कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 इंटू I2 अपॉन में 2πd। ऐसे ही हम F1 फोर्स से भी निकाल लेंगे पर यूनिट लेंथ में, तो F1 अपॉन में पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो F1 अपॉन L म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πd, क्लियर है। तो ये सेम देखने को मिलती है, ठीक है, जितना फोर्स यहाँ पर ये लगाएगा ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पर क्या होता है, बराबर होते हैं, ठीक है। I1 और I2 के कारण जो फोर्स यहाँ पर लगेगा, F1 और F2 इसके पर यूनिट लेंथ के हिसाब से ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब होता ये है दोस्तों, अगर मान लो जो करंट का फ्लो है ये अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं F1 F2, और अगर मान लो इसमें जो करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ऊपर तरफ करंट का फ्लो हो रहा है, मान लो I1, नीचे की तरफ I2 फ्लो हो रहा है, तो ऐसे में ये रिपल्सिव नेचर के फोर्स होते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं इसमें, ठीक है, तो उससे यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। अब दोस्तों इसी से यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं, यहाँ पर 1 एम्पियर के लिए क्या डेफिनेशन होंगी। तो 1 एम्पियर क्या होता है, एक कांस्टेंट करंट होता है जो अगर मान लो अगर मेंटेन कर सकता है 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स में, अगर उसके मान लो इनफाइनाइट लेंथ है, तो उसमें जो 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम में जो यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट हमारा जो है कांस्टेंट करंट होना चाहिए। केसेस क्या है इसके कि ईच कंडक्टर टू एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, कितना फोर्स यहाँ पे ईच कंडक्टर, जैसे कि 2 हमारे पैरेलल में थे ना कंडक्टर, तो उसमें ईच जो यहाँ पर कंडक्टर है हमारे, मतलब दोनों के दोनों कंडक्टर यहाँ पर 2 इंटू में 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का यहाँ पर फोर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस करना चाहिए, तब इसे हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर का करंट बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप में, यहाँ पर देखेंगे कि वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, टॉर्क किस प्रकार से प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि टॉर्क पहली चीज है क्या चीज, तो टॉर्क दोस्तों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होता है ये, जैसे कि क्या होता है, जैसे हमारे पास में कोई करंट लूप है, तो उस लूप में यहाँ पर 2 फोर्स यहाँ पे क्या करते हैं जो इक्वल होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास में ये एक करंट लूप है, तो इसमें मान लो एक फोर्स यहाँ पर F1 कार्य करता है, दूसरा फोर्स F2, इक्वल फोर्सेस है F1 बराबर से F2, ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर कार्य करते हैं। तो इसके कारण ये क्या होता है, हमारा जो कंडक्टर होता है ना, ये मोशन में आ जाता है। क्यों मोशन में आता है, क्योंकि इस पे एक टॉर्क प्रोड्यूस या जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये टॉर्क होता क्या है, अब देखो टॉर्क यहाँ पर जो होता क्यों आता है, ये आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के कारण। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो दोस्तों जिसे हम जैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को एम से यहाँ पर प्रोड्यूस मतलब डिनोट करते हैं, जो होता है जो इसमें करंट फ्लो होता है, और जो एरिया होता है सर्कुलर जो लूप है उसका एरिया का प्रोडक्ट यहाँ पर क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है, ठीक है। ये क्या है, एरिया ऑफ द यहाँ पर सर्कुलर लूप है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉर्क टा होता है ना, ये एम इंटू में जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसका क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो टॉर्क बराबरी से एम क्या है, हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, जिसकी वैल्यू होती है एम इजिकल टू आई इंटू में ए, ठीक है, और बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा टॉ इजिकल टू एम बी साइन थीटा होता है, ठीक है, जिसमें अगर मान लो हमारा थीटा बराबरी से 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो ऐसे में साइन 0 या साइन 180 कितना 0 दे देता है, यानी कि टॉर्क वहां पर 0 हो जाता है जब ये क्या होता है, पैरेलल में होता है। लेकिन जैसे ही हमारा थीटा इजिकल टू 90 डिग्री हो जाता है, परपेंडिकुलर में होता है, तो ऐसे में यहाँ पर साइन 90 कितना देगा, साइन 90 देता है 1, तो टॉर्क बराबरी से यहाँ पर एम बी,
ठीक है, यानी कि यहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम होता है परपेंडिकुलर होने पर, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो हमारा m होता है, यानी कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, b है, इनके बीच में जो एंगल थीटा है, अगर ये 90 डिग्री का है तो मैक्सिमम टॉर्क हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। और जैसे ही ये एंगल जो थीटा 0 हो जाता है, यानी कि पैरेलल में आ जाते हैं कौन, इसके मैग्नेटिकल डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, ये थीटा बराबर से 0 डिग्री, या फिर इसके अपोजिट में यहाँ पे पैरेलल में है थीटा बराबर से 180 डिग्री पे, तो यहाँ पर टॉर्क हमें 0 देखने को मिलता है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो सर्कुलर करंट लूप है हमारे पास में, मान लो एक, तो मैग्नेटिक डाइपोल जो है यहाँ पर मोमेंट वो कितना हो जाएगा। तो दोस्तों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m यहाँ पर इस सर्कुलर लूप के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो करंट फ्लो होता है I, और जो इसका एरिया है ना, वो इसका प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, m = I × A, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें a की वैल्यू पुट कर देंगे, मान लो इसकी रेडियस r है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, I × में πr², ठीक है। तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो यहीं से इसकी अगर डायरेक्शन अगर हमको निकालना पड़ जाए तो हम ये राइट हैंड थंब तो हमने पहले भी देखा था कि हम जो कर्ल फिंगर्स है इसको डायरेक्शन ऑफ द करंट में रखेंगे, और तो ये में यहाँ पर जो थंब पॉइंट्स करेंगे ना वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट की यहाँ पर जो m है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। थंब की डायरेक्शन यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होंगी। क्लियर है। टॉर्क हमने देख लिया भाई, टॉर्क का बराबरी से m × b होता है, ये है हमारा m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, b हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। और इसका हम इस क्रॉस वेक्टर का हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे टॉ बराबरी से, तो mb sin थीटा होता है। क्लियर है, ये हमारा टॉर्क देख लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर मान लो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में कोई जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इस सर्कुलर पाथ पे यहाँ पर मान लो मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर टॉर्क देखने वाले हैं। और दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट में यहाँ पे घूम रहा है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा। देखो तो मैग्नेटिक मोमेंट जैसे हमने देखा कि जो रिवॉल्विंग नेगेटिव चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, उसके कारण वो सर्कुलर मोमेंटम में है ना, तो उसके कारण हमें यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिलेगा m, ठीक है। तो इसका क्या फार्मूला होता है जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो म्यू = वो होता है इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v होती है, जो सर्कुलर पाथ की रेडियस r है अपॉन में 2, ठीक है। तो ये फार्मूला आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए किसी इलेक्ट्रॉन चार्ज के लिए, ठीक है। क्लियर है। अगर रिलेशन देखें यहाँ पर क्या होता है एंगुलर मोमेंटम में, तो दोस्तों ये म्यू = जो हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, E = 2m, ठीक है। क्या होता है म्यू = E/2m इंटू में L क्या होता है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। और E तो हमने बात कर ली कि उसका चार्ज होता है, M क्या होता है, तो M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E/2m क्या होता है भाई, पूरा ये E/2m होता है, ये क्या होता है जायरो मैग्नेटिक रेशियो होता है, ठीक है। बोहर्स मॉडल में जैसे इसको क्वांटाइज्ड करें एंगुलर मोमेंटम के साथ में, तब nth ऑर्बिट के लिए, ठीक है, जैसे मान लो ये घूम रहा है nth ऑर्बिट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बोहर्स मॉडल ने यहाँ पे क्वांटाइज्ड किया इसको कि जो एंगुलर मोमेंटम L = होगा ना वो होगा NH, ठीक है। हम यहाँ पे H की जो हमारा H जो है बार की यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो H/2π होती है इसकी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कितना L = n × में H/2π, ठीक है। और जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा बोहर्स nth ऑर्बिट में वो होगा μn = E/2m NH। तो अब दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं जो बोहर्स मैग्नेटॉन μb = होगा वो कितना होगा, वो होता है कितना होता है EH/2m, इसकी वैल्यू होती है 9.27 इंटू में 10⁻⁻24 एम्पियर/मीटर², ठीक है। तो यहाँ से इसमें क्या रिलेशन होता है, μn जो है हमारा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा n इंटू में μb, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर समरी टेबल में आप देख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रिवोल्यूशन में कितना होगा, म्यू = ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट एंगुलर मोमेंटम के साथ में जो इसका रिलेशन होता था म्यू बराबरी से, और बोहर मैग्नेटॉन क्या होता था μb बराबरी से यहाँ पर, और nth ऑर्बिट में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, फार्मूला थे, उसको देख लिया।
ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को। ठीक है, तो दोस्तों इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है गैल्वेनोमीटर, जो मूविंग कॉइल से बना हुआ है। ठीक है, इसको देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप इसका डायग्राम देख सकते हैं कि ये हमारे पास में इसमें जो होते हैं परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं इसमें NS, और जो इसमें बीच में होती है ना कॉइल लगी होती है, और इसमें हमें यहाँ पर स्केल भी होती है, यहाँ पर हमें इसमें देखना होता है, इसमें इसकी वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है इसका यूजेस क्या है यार? इसका यूज ये है कि हम इसका यूज क्यों करते हैं? इसका यूज करते हैं हम स्मॉल जो इलेक्ट्रिक करंट्स है उसको डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं किसी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स को। ठीक है, अब इसके क्या प्रिंसिपल होता है, ये किस पे कार्य करता है? तो ये करंट कैरिंग जो कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क के यहाँ पर प्रिंसिपल पर ये कार्य करता है। तो इसमें जो टॉर्क होता है ना दोस्तों वो कितना होता है? NBIA। ठीक है भाई, इसमें N क्या है? तो नंबर ऑफ टर्न्स को यहाँ पर हमने, जो कॉइल्स में टर्न्स होते हैं ना, N इजिकल टू नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ठीक है, टॉर्क तो हमने देख लिया, टॉ जो है टॉर्क है कॉइल का। बी क्या है? बी ये जो होता है मैग्नेटिक फील्ड होती है। आई क्या है? जो इसमें कॉइल में यहाँ पे करंट फ्लो होता है उसको आई बोलते हैं। और ए क्या है? यहाँ पर एरिया ऑफ द कॉइल को ए बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रीथ जो कॉइल का होता है उसको यहाँ पे एरिया बोला है। कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? तो इसमें रेक्टेंगुलर हम यहाँ पर मेनी टन्स के थिन आइसोलेटेड कॉपर वायर को लेते हैं। ठीक है, उसको यहाँ पर एल्यूमिनियम फ्रेम यहाँ पे लगी होती है, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं इसमें, जो सॉफ्ट आयरन कोर की जो कॉइल लगी होती है उसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे उसमें हम यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर में करंट का फ्लो करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो जाती है। स्प्रिंग्स यहाँ पे फॉस्फोरस ब्रोंज और प्रोवाइड करता है रेस्टोरिंग टॉर्क को लिए, यहाँ पर इसमें स्प्रिंग्स लगी होती है, और पॉइंटर एंड स्केयर लगे होते हैं यहाँ पर इसके मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अब इसकी जो वर्किंग होती है, जिससे ही हम इसमें क्या होता है करंट का फ्लो करवाते हैं कॉइल में, तो यहाँ पर जो कॉइल होती है वो एक्सपीरियंस करने लगती है मैग्नेटिक टॉर्क को। जो टॉर्क यहाँ पर कितना होता है? तो वो टॉर्क होता है NBIA। ठीक है, इतना यहाँ पर टॉर्क देखने को मिलता है NBIA। ठीक है, तो जो इसमें रेस्टोरिंग टॉर्क होता है वो होता है K थीटा, और जो एक्विलिब्रियम जो कंडीशन देखने को मिलती है तो उसमें NBIA जो होता है हमारा टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क ये आपस में बराबर हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक टॉर्क बराबर हो जाता है यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क के। तो ऐसे में NBIA बराबर हो जाता है K थीटा के। ठीक है, तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू कितनी देखने को मिलती है? NBA अपॉन में K इंटू में ये हमारा आई हो जाता है। ठीक है, तो थीटा इजिकल टू NBA अपॉन में K इंटू आई। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन जो होता है दोस्तों, यानी कि थीटा क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें जो करंट का फ्लो होता है। इसलिए यहाँ पर इसका जो यूजेस होता है ना, स्मॉल जो इलेक्ट्रिक करंट्स है उसको मेजरमेंट के लिए हम यहाँ पर करते हैं गैल्वेनोमीटर का, जो है यहाँ पर मूविंग कॉइल से बनी होती है। तो इसमें सेंसिटिविटी देखते हैं दोस्तों कि करंट सेंसिटिविटी कितनी होती है। करंट सेंसिटिविटी यानी कि SI जो होती है वो थीटा अपॉन आई होती है। तो जैसे ही हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर NBA इंटू आई यहाँ पर पुट करते हैं अपॉन में K, तो हमें यहाँ पर जो है इस आई से ये एक आई कट जाता है, जिसके कारण बचेगा क्या? NBA अपॉन में K। ठीक है, तो ये होती है करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे निकाली जाती है? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालते हैं हम SB इजिकल टू थीटा अपॉन V से। थीटा की वैल्यू जैसे ही हम रखेंगे यहाँ पे NBA अपॉन में K। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है? तो NBA इंटू में KR। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है। हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी? तो दोस्तों इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएंगी। यूज द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो भी इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएंगी। इंक्रीज द कॉइल एरिया बढ़ाने पे भी ये, क्योंकि यहाँ से देखो ना, अब टर्न्स को बढ़ाएंगे तो भी यहाँ पर इसके जो है सेंसिटिविटी बढ़ेंगी। अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो भी बढ़ेंगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये यहाँ पे अगर एरिया बढ़ेगा तो उसकी जो है सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है उसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये डिक्रीज होती है इसके बढ़ने पे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने देख लिया यूजेस ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो हमने पहले ही बात कर ली थी कि जो स्मॉल करंट्स होता है ना किसी भी सर्किट में, उसको यहाँ पर मेजरमेंट करने का काम करता है ये। डिटेक्टिंग द वीक
करंट्स को डिटेक्ट करने का काम करता है मेन चीज़ तो ये। और इसको हम क्या कर सकते हैं, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि कन्वर्ट कर सकते हैं अमीटर में या फिर वोल्ट मीटर में। तो इसको अमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं क्या, स्मॉल शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं तो ये अमीटर बन जाता है। और इसको अगर सीरीज में अगर हाई रेजिस्टेंस लगा दे तो ये वोल्टमीटर बन जाता है। कैसे भाई, तब इसको कन्वर्जन में इसके जो फार्मूला बनते हैं, जैसे हमने शंट लगा दिया इसके पैरेलल में, तो जो यहाँ पर शंट का रेजिस्टेंस क्या देखने को मिलेगा, आर एस इजिकल टू आई जी। आई जी क्या है भाई, जो गैल्वेनोमीटर में से यहाँ पर जो हमारा करंट का फ्लो हो रहा है वो आई जी है, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आर जी हो जाएगा। तो आई जी इंटू में आर जी अपॉन में आई माइनस आई जी, ठीक है। तो ये शंट का रेजिस्टेंस हो जाता है। ऐसे ही जब वोल्टमीटर में हम इसको यहाँ पर बनाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, आर इजिकल टू वी अपॉन आई जी माइनस आर जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आई जी है वो क्या है, फुल स्केल करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर की होती है। आर जी क्या है, गैल्वेनोमीटर कॉइल रेजिस्टेंस है। और आई क्या है, करंट टू बी मेजर्ड, जो हमें मेजर करना है वो आई है। और वी क्या है, वोल्टेज टू बी मेजर्ड, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे ही हम इसे अमीटर बनाना है तो हम इसको यहाँ पर स्मॉल रेजिस्टेंस का शंट इसमें लगा दिया हमने, किसमें, ये लगा दिया, शंट लगा दिया इसके पैरेलल में, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के। और अगर इसको हमको क्या वोल्टमीटर बनाना है, फिर क्या करेंगे हम, वोल्टमीटर बनाने के लिए जो ये गैल्वेनोमीटर था उसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, तो ये वोल्टमीटर बन जाता है, ठीक है। फार्मूला हमने इसके देख ही लिया कि ये दो फार्मूला यहाँ पर इसके अमीटर और वोल्टमीटर में यूज होते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कंप्लीट जितने भी कॉन्सेप्ट थे इस मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में इसको कंप्लीट कर लिया है। अब आगे इसकी समरी दी हुई है, ठीक है, रिवीजन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं नोट्स में, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम क्या करने वाले हैं, टॉप 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं इस चैप्टर पर बेस्ड, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।